डिस्कस कर ली हैं। एक हमने मेंसुरेशन स्टडी कर ली थी कंप्लीटली 2 डायमेंशन 3 डायमेंशंस की। फिर उसके बाद हम लोगों ने एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस भी डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स। इसके बाद हमारे दो चैप्टर्स या 2 मिनी टॉपिक्स रह जाएंगे। मिनी टॉपिक्स तो नहीं है, मिनी चैप्टर्स आप बोल रहे हैं उनको। एक है एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स रह जाएगा और दूसरा है एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, वो भी एक डिटेल्ड टॉपिक है वो, ठीक है, वो रह जाएगा। फिलहाल जो सा है हम लोग पॉलीगॉन्स की तरफ आते हैं। पॉलीगॉन्स की तरफ आते हैं। ये एक ऐसा, तवज्जो रखें आप, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक मर्ज्ड कॉम्पोजिट टॉपिक्स की सूरत में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका कोई खास अकेला सवाल नहीं आता, आ जाए तो वो एक शॉर्ट सा क्वेश्चन होगा। ऑल्दो इस तरह के जो सवाल है पॉलीगॉन्स, सर्कल्स और ट्राइंगल और पैरेलल लाइंस, ये मिलकर एक सवाल बनाते हैं, ये मिलकर एक सवाल बनाते हैं। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? पेपर 1 की बात अगर हम करें तो आपकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस है वो एक अलग से सवाल बन सकता है, लेकिन अगर हम एक जेन्युइन क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं तो ये ऐसे सवाल बहुत सारे आपके टॉपिकल्स में भी आपको देखने को मिलेंगे, ईयरलीज में भी मिलेंगे, कि उनके अंदर ये जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलीगॉन के साथ मर्ज होकर पैरेलल लाइंस और ट्राइंगल्स बहुत ज्यादा सारी आती हैं। और समटाइम उसने सर्कल के अंदर पॉलीगॉन्स बनाई हुई होती हैं, सर्कल के अंदर पॉलीगॉन्स बनाई हुई होती है और उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज सर्कल की बीच में इस्तेमाल होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज पॉलीगॉन्स की इस्तेमाल होती हैं। अभी तक पैरेलल लाइंस में कोई मसला है तो बताइए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट में जिगजैग्स बनता होते हैं। इसी तरह इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन भी सप्लीमेंट्री होते हैं, एंगल्स इन अ कंप्लीट रोटेशन क्या होते हैं, 360 के बराबर होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन सम अप टू 180 डिग्रीज होते हैं। समझ आ रही बात कि नहीं? जब हम पॉलीगॉन की तरफ आते हैं तो पॉलीगॉन में एक शेप नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा सारी शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इट्स अ जनरल कॉन्सेप्ट व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलीगॉन्स। तो पॉली का मतलब होता है मेनी, गॉन्स का मतलब होता है साइड्स। पॉली का मतलब होता है मेनी, गॉन्स का मतलब होता है साइड्स। तो जब हम पॉलीगॉन की बात करते हैं तो ये याद रखें, पॉलीगॉन्स क्या है बच्चों? ये क्लोज्ड शेप्स हैं, ये क्लोज्ड शेप्स हैं। ये क्लोज्ड शेप किसको बोलते हैं? ओपन शेप नहीं होती कोई भी। जैसे आर्क लेंथ है वो एक ओपन है, लेकिन अगर आर्क लेंथ को क्लोज करेंगे तो सर्कल बन जाएगा। लेकिन पॉलीगॉन के अंदर ट्राइंगल्स की बात, तो जो मिनिमम साइड्स वाली जो पॉलीगॉन है वो है ट्राइंगल, जिसमें 3 एंगल्स पाए जाते हैं, 3 एंगल्स होते हैं उसके अंदर। उसके बाद आगे इंक्रीज 2 साइडों वाली कोई डायग्राम नहीं होती हमारे पास, क्लोज डायग्राम 2 साइड्स वाली नहीं होती। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो पॉलीगॉन को जब हम डिफाइन करते हैं, पॉलीगॉन को डिफाइन, इट इज अ शेप व्हिच हैज मेनी साइड्स, इट इज अ शेप व्हिच हैज मेनी साइड्स। which has many sides. मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितनी होनी चाहिए? यस, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स मस्ट बी कितनी? 3। और 3 साइड्स वाली शेप का नाम हमने क्या रखा हुआ है? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ साइड्स के लिए हम लोगों ने एक, जैसे नहीं आप लोग उसके लिए क्या नाम है, ग्रेडियंट को आप m कहते थे, इसी तरह पॉलीगॉन्स में नंबर ऑफ साइड्स के लिए कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे? हम n इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रायंगल में n की वैल्यू क्या होती है? ट्रायंगल में n की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 3 होती है। समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह से मुख्तलिफ शेप्स और उनके नाम हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n, और उनके जो नाम है नंबर ऑफ साइड्स यानी n उसका कितना है, और नेम्स जब n 3 होगा उसके लिए तो ट्रायंगल नाम पहले बता दिए,
जब 4 साइड्स होंगी, 5 साइड्स, 6 साइड्स, 7 साइड्स। 4 साइड्स की डायग्राम को जनरली कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मींस 4। जैसे आपने अक्सर मोबाइल में सुना होगा क्वाड कोर प्रोसेसर, तो उसमें 4 प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं, क्वाड कोर जिसको कहते हैं। कोर एक प्रोसेसर होता है, तो क्वाड कोर 4 प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं। 5 साइड्स वाली शेप को क्या बोलते हैं? अपना नाम आगे गॉन के साथ स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पेंटा, एक वो बिल्डिंग भी है अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसी की, पेंटागन। असल में उसकी शेप कैसी है बिल्डिंग की? पेंटागन की तरह से। उसकी जो डायग्राम है ना, वो मतलब उसकी जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो पेंटागन की तरह से डायग्रामेटिकली पॉलीगॉन में 5 साइड उसकी बनाई हुई है। अब आई डोंट नो उसके बीच में क्या लॉजिक है, हो सकता है हर साइड में एक अलग से डिपार्टमेंट काम कर रहा हो या एक्सेट्रा, आई डोंट नो, बट पेंटागन बोलते हैं उसकी शेप की वजह से। 6 साइड्स होंगी तो उसके लिए क्या होगा? अच्छा, ये नाम आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं। वो नहीं होता इथेन, फिर आप प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, पर आगे नाम ना इस तरह से चलना शुरू कर जाते हैं। तो शुरू के 3 कैरेक्टर्स वहां पर भी क्या करते हैं? मैच करते हैं। यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए हम लोग हेक्सागॉन ए लगाते हैं साथ। फिर इसके बाद 7 साइड्स के लिए हेप्टागॉन, 7 साइड्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से जब नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी, नाम इसके हर एक का नाम डिफरेंट है। हम 10 साइड्स तक की जो डायग्राम्स हैं उनके नाम हमें याद होने चाहिए, बिकॉज एग्जाम्स के अंदर या किसी भी सिनेरियो में वो इन अंग्रेजी के नामों को भी इस्तेमाल करता है, तो इनडायरेक्टली हमें एन पता चल जाता है वहां से, क्योंकि एन के साथ एसोसिएटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं, एन के साथ एसोसिएटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ गया? नंबर ऑफ साइड 7 हेप्टागॉन, और अगर 8 साइड्स आ जाएं इसका नाम क्या होगा? ऑक्टागॉन। ये भी आप याद कर सकते हैं, आसान है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की 8 टांगे होती हैं, जिसकी वजह से उसका नाम ऑक्टोपस रखा गया। मुझे नहीं पता पस क्यों बोलते हैं उसको, लेकिन ऑक्टा का मतलब है कि वो 8 साइड्स हैं, उसकी 8 टांगे हैं। इसी तरह से जो 9 साइड्स वाली होगी उसको बोलते हैं नोनागॉन, और 10 साइड्स वाली डायग्राम को बोला जाता है डेकागॉन बोला जाता है। ये नाम प्लीज याद करने हैं सारों ने, ये नाम सारों ने याद करने हैं, बिकॉज एग्जाम्स के अंदर डेकागॉन तक के नामों के बारे में बताता नहीं है कि एन कितना है, वो आपको खुद पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये नाम याद होने चाहिए सारों को। अच्छा, एक जनरल रूल याद रख लें पॉलीगॉन्स का, जनरल रूल ऑफ पॉलीगॉन। जितनी साइड्स होती हैं उतने ही उसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उतने ही उसके एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। नंबर ऑफ साइड्स जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, यानी अगर n3 है तो उसमें कितने इंटीरियर एंगल्स होंगे? 3 इंटीरियर एंगल्स होंगे। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ऑल्सो उतने ही उसके एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ये बात याद रखनी है। नंबर ऑफ साइड्स जितनी होंगी उतने ही उसके इंटीरियर एंगल्स होंगे, और उतने ही उसके अंदर एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे। क्लियर होगी मेरी बात कि नहीं? इंटीरियर एंगल्स वो इनसाइड वाली जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स किनको कहा जाता है? दोज दैट आर ड्रॉन इनसाइड द डायग्राम, इनसाइड द शेप, ठीक है। ये कौन से एंगल्स है? दोज एंगल्स which are drawn कहां पर? inside the shape। those angles which are drawn inside the shape। और इसी तरह से ये एक्सटीरियर एंगल्स कौन से वाले होते हैं? ड्रॉन
outside the shape these angles are drawn outside the shape. सबको समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? These angles are drawn outside the shape. सबको क्लियर हो गया ये? यहां तक किसी को कोई इशू है? For example, let's consider few diagrams. अब तरीका सीख लें कि इंटीरियर एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। ये सब बच्चे बात सुने, जनरल सा पॉइंट बताऊंगा। अब इस ट्राइंगल के अंदर रेड कलर से जितने एंगल्स बना रहा हूं, ये कौन से एंगल्स है बच्चों? इट इज नॉट नेसेसरी कि ये तीनों सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तीनों सेम होंगे तो ट्राइंगल की कैटेगरी डिफरेंट हो जाएगी। उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे या पॉलीगॉन्स की दुनिया में रेगुलर ट्राइंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेगुलर ट्राइंगल। रेगुलर का मतलब ही ये होता है कि सारी साइड्स क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। समझ आ रही बात कि नहीं? अच्छा, ये वाले कौन से एंगल्स हैं? इंटीरियर एंगल है। ये वाला भी कौन सा है? इंटीरियर एंगल है। ये भी कौन सा है? इंटीरियर एंगल। क्लियर हो रहा है सारों को कि नहीं? तीनों जो रेड वाले हैं ये कौन से एंगल्स हैं बच्चों? इंटीरियर। अब जरा देखें एक्सटीरियर एंगल्स किस तरह से बनते हैं। किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करें, मिसाल के तौर पे इस साइड को आपने एक्सटेंड किया तो ये जो इसके साथ जो एंगल बन रहा है ये आउटसाइड वाली तरफ, ये कितना होगा? दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। कोई भी एक साइड एक्सटेंड करें तो जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा? एक्सटीरियर एंगल। मैं इस दूसरी को भी एक्सटेंड कर सकता था, मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो मुझे ये ना बनानी पड़ती। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो ये वाला एंगल क्या कहलाता फिर? बताओ बच्चों, ये भी क्या कहलाता? एक्सटीरियर एंगल। बाय द वे ये दोनों आपस में डिफरेंट नहीं है, दोनों एक्सटीरियर्स एक जैसे होते हैं क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट वाला सिनेरियो बनता है। क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट वाला क्या बनता है? सिनेरियो बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप लाइन जिस मर्जी साइड की तरफ खींच लें तो बनेंगे दोनों सेम ही, सिर्फ वो आपको शक्ल थोड़ी डिफरेंट नजर आएगी। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? बेशक आप इस लाइन को एक्सटेंड कर देते तो ये एक्सटीरियर बनता, या आप दूसरी लाइन को एक्सटेंड करते तो ये क्या बन जाता? ये दोनों एक्सटीरियर एंगल्स इनफैक्ट वर्टिकली ऑपोजिट है, इक्वल है। क्लियर है? तो कोई भी एक आप बना लें तो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है? जैसे इसी तरह से यहाँ पे आप किसी भी एक लाइन को आप यूं एक्सटेंड कर दें, समझ आ रही है कि नहीं? ये कितना बन जाएगा आपके पास? दिस विल बी नोन एज एक्सटीरियर एंगल। समझ आ रही है? इसी तरह से ये वाला कितना एंगल हो गया आपके पास? एक्सटीरियर एंगल। ये कितना हो गया आपके पास? एक्सटीरियर एंगल। सबको समझ आ रही है मेरी बात? एक ऑब्जर्वेशन है यहां पर, एक ऑब्जर्वेशन है, कोई बता सकता है फ्रॉम पास्ट प्रॉपर्टीज जो आपने सीखी है? यस, इंटीरियर और एक्सटीरियर को आप जब ऐड करते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है? बताओ बच्चों, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन बन जाता है ना ये, क्योंकि आप एक लाइन को एक्सटेंड कर रहे होते हैं और उसके ऊपर दो एंगल्स बने हुए हैं। तो आप जब कभी भी एक ऑब्जर्वेशन है हमारी, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। ये एक रूल भी बन जाएगा आपका। ये रूल सिर्फ कहां पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग? किसी भी ऐसी जगह जहां पे स्ट्रेट लाइन बन रही हो। तो पॉलीगॉन्स में स्ट्रेट लाइन बनती है, इसलिए इंटीरियर एक्सटीरियर को सम करके 180 बना लेते हैं हम। अब मैं मिसाल के तौर पे सिर्फ ट्रायंगल की बात नहीं करता हूं, हम सारी डायग्राम्स को देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल में n की वैल्यू 3 थी, क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब कोई सी भी रैंडम सी क्वाड्रिलेटरल हम बनाते हैं, कोई सी भी रैंडम सी क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाई, जो एंगल्स इनसाइड बने हुए हैं ये भी इंटीरियर एंगल है, इसी तरह से ये वाला भी क्या है? इंटीरियर एंगल है, ये वाला भी इंटीरियर एंगल है, ये वाला भी हसन नजीर इंटीरियर क्यों है?
क्योंकि अंदर वाली साइड पर बने हुए हैं। अच्छा, मैं अगर यहां से कोई भी एक लाइन यूं एक्सटेंड कर देता हूं, ये वाली इधर एक्सटेंड कर दूं, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा? एक्सटीरियर एंगल। ये वाला यूं एक्सटेंड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये भी एक्सटीरियर बन जाएगा। और इसी तरह से एक्सटीरियर एंगल्स। यहां तक क्लियर हो रहा है सारों को? तो जनरली यहां पे देखें, n की वैल्यू 3, यानी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने थे? 3, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने थे? 3। नहीं, वो तो फिर जरूरत नहीं, उसको नहीं बोलते एक्सटीरियर, क्योंकि ये तो नेचुरल है कि ये जो चीज होगी ये किसके बराबर है? ये वाली जगह है, लाइन खींचनी है ना बेटा, आप सुन लें। ये जो हम बनाते हैं ये वैसे ही 180 है, तो देयर इज नो नीड टू कॉल इट, या इसको इवैल्यूएट करना नहीं पड़ता। तो एक्सटीरियर सिर्फ किसको बोलते हैं? ये तो वैसे ही कितना है? 180। ये वैसे ही कितना है? 180। तो निकालना इनफैक्ट किसको है? इंटीरियर के ऊपर बात चलानी है हमने, और हमने किसके ऊपर डिस्कशन करनी है? एक्सटीरियर के ऊपर। तो जो फॉर्मेट एक्सटीरियर समझना है, सारे को एक्सटीरियर नहीं बोलना, क्योंकि उसमें से एक पार्ट तो वैसे ही पता ही है, तो वी विल नॉट मेक इट part of your calculation, it is already known because angles on a straight line are always 180। तो इसके अलावा जो दूसरे दोनों हैं ना, उनको निकालना होता है। तो 4 इंटीरियर एंगल्स, 4 साइड्स, 4 ही एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है ये बात। पेंटागन की तरफ आते हैं। पेंटागन की तरफ आते हैं। पेंटागन में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितने इंटीरियर एंगल्स होंगे? और एक्सटीरियर भी कितने होंगे? इस तरह से। ये वाला भी आपका इंटीरियर एंगल है, ये वाला भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर बनाए, ये E डिग्रीज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। हेक्सागन में मैं सारे इंटीरियर एंगल्स बनाता हूं। दिस इज इंटीरियर, 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 इंटीरियर और इंटीरियर। बाहर की तरफ जो बन रहे हैं एक्सटीरियर एंगल्स,
exterior angles, exterior angles, exterior angles, exterior angles, exterior angles. ठीक है जी. Properties on या प्रॉपर्टीज ऑफ लिख लें, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स. पहले इस बात को समझ लें, पॉलीगॉन्स दो तरह की हैं. एक कौन सी वाली पॉलीगॉन्स? रेगुलर. और दूसरी कौन सी वाली है? इर्रेगुलर. दो तरह की पॉलीगॉन्स हैं, दो तरह की पॉलीगॉन्स हैं, रेगुलर और दूसरी वाली है इर्रेगुलर. रेगुलर पॉलीगॉन्स में सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. उसके साइड्स इक्वल होने की वजह से सारे इंटीरियर एंगल्स भी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? इक्वल. मतलब कोई एक इंटीरियर एंगल निकाल लें तो सबके पता चल जाएंगे आपको. ठीक है बात कि नहीं? इसी तरह से अगर एक इंटीरियर पता चल गया तो ऑब्वियसली 180 में से माइनस करेंगे तो एक्सटीरियर भी पता चल जाएगा. क्या ख्याल है? वैसे एक अकल इस्तेमाल करें, इंटीरियर पता चल गया तो 180 में से इंटीरियर माइनस करेंगे, एक्सटीरियर भी पता चल जाएगा. तो अगर एक एक्सटीरियर पता चल गया तो सारे एक्सटीरियर सेम नहीं होंगे, सारे सेम नहीं होंगे क्योंकि सारे इंटीरियर जो सेम थे. हर इंटीरियर अगर मिसाल के तौर पे 60 हो जाता है तो आउटसाइड वाला 180 में से माइनस कर लें. क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? मतलब ये देखें ना, अगर ये डायग्राम आ जाती है आपके पास, इंटीरियर एंगल फॉर एग्जांपल अगर इंटीरियर एंगल आपके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल 120, ये भी कितना होगा? रेड वाला, ये वाला रेड वाला, सारे कितने होंगे? 120 होंगे ना. तो ऑब्वियसली जब हर एक को 180 में से माइनस करें तो दूसरा वाला एंगल वैसे ही आपके पास कितना आएगा? 60 आता रहेगा. तो रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर पहली बात क्या है, पहली शर्त क्या है इसकी? ऑल साइड्स आर बताएं ना, इक्वल. सबसे काम की बात है ऑल साइड्स आर इक्वल. इसकी वजह से ऑल इंटीरियर एंगल्स आर, वो भी क्या होते हैं आपस में? ऑल इंटीरियर एंगल्स वो लोग भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल. और एक्सटीरियर एंगल्स वो भी आपस में क्या होते हैं? समझ आ रही है कि नहीं? ये आ गई पहली टाइप. दूसरी टाइप कौन सी वाली है? इर्रेगुलर. कोई साइड्स इक्वल नहीं होती, जिसकी वजह से कोई इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते, जिसकी वजह से कोई एक्सटीरियर एंगल इक्वल नहीं होता. तो हम इर्रेगुलर के लिए बोलेंगे ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. समझ आ रही बात के नहीं? दो प्रॉपर्टीज हैं वो हर पॉलीगॉन पर अप्लाई होती हैं. दो प्रॉपर्टीज हैं वो हर पॉलीगॉन के ऊपर अप्लाई होती है. मतलब हर का मतलब क्या है? रेगुलर भी हो सकती हैं और वो इरेगुलर भी हो सकती हैं. तो प्रॉपर्टी 1, रेगुलर की एक और एडिशनल प्रॉपर्टी है, वो यूनिटरी मेथड से निकलती है, वो भी बता देता हूं. प्रॉपर्टी नंबर 1, ये किसके लिए है? फॉर एनी पॉलीगॉन, किसी भी किस्म की पॉलीगॉन हो. वो हमने पढ़ ली है, जो ऑब्जर्वेशन थी. बता सकते हैं कि नहीं? इंटीरियर एंगल प्लस
exterior angle is equals to 180. इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, कह सकते हैं कि नहीं? लिख लें अपने पास, लिख लें अपने पास बच्चों, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन एनी पॉलीगॉन. यहां से कहानी शुरू करें. इन एनी पॉलीगॉन, इन एनी पॉलीगॉन, उधर in any polygon the sum of interior angles, sum of interior angle and exterior angle at a given point in any polygon, in any polygon the sum of interior angle and exterior angle at any given point, at any given point, at any given point is supplementary, is supplementary. ये पहली प्रॉपर्टी हो गई. प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखें. प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखें. कोई भी पॉलीगॉन हो, मतलब ये भी एनी पॉलीगॉन के लिए है. दिस इज ऑल्सो फॉर एनी, ये भी किसके लिए बच्चों? एनी पॉलीगॉन. ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉर एनी पॉलीगॉन. क्लियर है ये बात? इसको कैसे करेंगे? अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी है क्या? It is in fact about the sum of interior angles, sum of all interior angles. तो जो रखें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. अब इस डायग्राम में कितनी साइड्स हैं आपके पास? 4. नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स भी कितने हैं? 4. इसी तरह से इस डायग्राम में कितनी साइड्स हैं आपके पास? 5. कितनी साइड्स हैं आपके पास? 5. 5 साइड्स है ना, तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज अबाउट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगॉन. समझ आ रही कि नहीं? तो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ, बेशक वो रेगुलर हो या वो इरेगुलर हो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू हमेशा किसके बराबर होगा? 180 डिग्री ब्रैकेट n-2. 180 डिग्री ब्रैकेट n-2. कोई भी आपके पास पॉलीगॉन आती है, उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसके बराबर होंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज ब्रैकेट n-2, ब्रैकेट n-2. अगर हम यहां पे एक और एडिशनल कॉलम बना लें, यहां पे एक और एडिशनल कॉलम बना लें, मिसाल के तौर पे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का, क्या ख्याल है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 180 ब्रैकेट n-2. तो यहां पे अगर ट्रायंगल वाला केस होता, किधर गया ट्रायंगल? ये आ गई ट्रायंगल, ये आ गई भाई ट्रायंगल. ट्रायंगल का बता सकते हैं मुझे? 180 डिग्रीज ब्रैकेट 3-2, तो 3-2 इज 1. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का? क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा? 180 4-2, 180 इंटू 4-2, तो 180 इंटू 4-2 कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय दिस इज, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम बच्चों? बात समझ आ रही है? इसी तरह से सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन पेंटागन कितना होगा? यह होगा 180 ब्रैकेट 5-2 इज इक्वल टू 180 इंटू 3. कितना आंसर आता है? 540. तो ये हो जाएगा 540 डिग्रीज. इसी तरह हेक्सागन के सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे?
180 into 6 minus 2 is 4. 4 into 180 is 720. हेक्सागोन का कितना होगा? हेप्टागोन का? हेक्सागोन का कितना हो गया बच्चों? गर्ल्स कितना हो गया? 900. ऑक्टागोन का 1080. बताओ 1080. यही आ रहा है गर्ल्स? गर्ल्स यही आ रहा है? और नोनागोन का कितना? 12. और इसी तरह से डेकागोन का 14 निकल रहा। सम ऑफ क्या है ये? इंटीरियर एंगल्स। याद नहीं करने, हमें सिर्फ क्या चीज याद करनी है? स्टैंडर्ड याद करना है। स्टैंडर्ड क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2। 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 लिख लें अपने पास, बल्कि ये लिख लें कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑल या एनी टाइप ऑफ पॉलीगॉन कैन बी फाउंड यूजिंग दिस फॉर्मूला इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। कोई भी पॉलीगॉन होगी उसमें जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, जैसे यहां पे ब्लू वाला, ये ब्लू वाला, ब्लू वाला, इन तमाम एक्सटीरियर एंगल्स को आप जब ऐड करते हैं किसी भी डायग्राम में, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। किसी भी किस्म की पॉलीगॉन के लिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, सम ऑफ exterior angles in any polygon is equals to 360 degrees. Sum of exterior angles in any polygon is equals to 360 degrees. कितना जी? 360 डिग्रीज। ठीक है, पॉज कर। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ये जो निशान बनाए हुए ये किसकी निशानी है? कि साइड्स यहाँ हैं आपस में इक्वल हैं। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो हम क्या करते हैं? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय किससे करते हैं? इसको 3 से करते हैं ना। हमारे पास क्या आ जाता है? सिंगल एंगल आ जाता है। तो एंगल कितना आता है इसका? 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा? 60। ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी 60 डिग्रीज होगा। इसी तरह से इनके एक्सटीरियर एंगल्स की अगर हम बात करें, हर एक्सटीरियर एंगल कितना कितना आएगा यहां पर? ये वाला एक्सटीरियर एंगल भी कितना है आपके पास? बताओ बच्चों। नीचे वाला भी कितना है? ये वाला भी कितना होगा? 120 डिग्री। सारे इंटीरियर एंगल्स कितने कितने होंगे? कितने कितने होंगे? सारे इंटीरियर्स, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें सारे इंटीरियर 60-60 होंगे और एक्सटीरियर 180 में से माइनस करके। तो जरा बाय द वे देखें, 60 + 60 + 60 किसके बराबर होता है? इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा अपने वही वाला फॉर्मूला जो आपने टेबल में लिखा हुआ है, 180 × n-2। तो यहाँ पे 180 × n-2 को फॉलो कर रहा है कि नहीं? 60 + 60 + 60 कर रहा है ना फॉलो। इसके मुताबिक अगर आप आंसर निकालते हैं तो वो आता है आपके पास 180 × 3 - 2 विच इज इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्रीज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। बट ऑब्जर्वेशन है 60 + 60 + 60 इज ऑल्सो 180 डिग्रीज। सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल्स का सम प्रॉपर्टी के थ्रू 360 होना चाहिए। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स कितने कितने हैं? 120 120 120। ये कितना बनाते हैं? ये भी 360 बनाते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? इसी तरह से अगर मैं ये ले लेता हूं, एक स्क्वायर ले लेता हूं, स्क्वायर का तो बहुत आसान है, यस और नो। इसका तो इंटीरियर एंगल कितना होता है? 90। अच्छा, निशानी पता क्या होगी? हमेशा याद रखना, ये उसने ये डैश लगा के बताएगा आपको, लेकिन इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द स्टूडेंट के सारी साइड्स आपस में इक्वल है। सही है? तो ये कितना हो गया था हमारे पास? इसके टोटल एंगल्स कितने आते हैं क्वाड्रिलेटरल के?
बताओ बच्चों, 180 इंटू n-2 कितना आता है ये? 360 डिग्रीज। एक एंगल निकालना होगा तो किससे डिवाइड करेंगे? क्योंकि सारे एंगल्स बराबर है ना, तो 4 इक्वल शेयर्स में डिवाइड करना है। समझना जरा इस बात को अकल के साथ। n-2 डिवाइड किससे कर रहे हो आप? उसी 4 जितनी साइड्स है उससे डिवाइड कर रहे हो एक एंगल निकालने के लिए। कितना आ रहा है? तो इसी तरह से जब यहां पे हमने किया था, यहां पर भी तो वही किया था ना। 180 को किससे डिवाइड किया था हमने? 3 से। जब यहां से अगर एक एंगल निकालना तो डिवाइड किससे कर ले आप? नंबर ऑफ साइड्स के साथ। एक प्रॉपर्टी है यहां पर, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये किस पर है? ओनली फॉर रेगुलर शेप्स। सिर्फ रेगुलर शेप्स के लिए कि ईच इंटीरियर एंगल निकालना है। अगर ईच इंटीरियर एंगल निकालना है वो होगा 180 डिग्री ब्रैकेट n-2 सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। खत्म कर दूं? ओके, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। समझिए जरा, इसको किससे डिवाइड कर दें बच्चों? बताएं ऑब्जर्वेशन से। किससे? n से। वेरी गुड। क्योंकि सारी साइड्स एक जैसी हैं, तो मतलब 4 साइड्स हैं तो 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें। 5 साइड्स हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को डिवाइड बाय 5 कर दें। n साइड्स हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को डिवाइडेड बाय सिंपल n कर दें। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? जैसे हमने नहीं यहां पे किया, सुने मेरी बात। 4 साइड्स थी ना, तो डिवाइड किससे कर दिया? 4 से। 3 साइड्स थी तो डिवाइड किससे कर दिया? अगर 5 साइडेड वाली डायग्राम होगी तो उसमें पता क्या करेंगे? 180 डिग्री इंटू 5-2 ये बताएगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। 5 इक्वल हिस्से बनाए जरा, क्योंकि ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स है। क्योंकि ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स है। समझ रहे मेरी बात के नहीं? अगर उन सारे इंटीरियर एंगल्स का सम ये आ रहा है तो कोई एक निकाल लो। यूनिटरी डिवाइड क्या कर रहे हैं इसको? 5 से कर लें। 5 इक्वल हिस्सों में आपने किसी चीज को भी काटना हो तो हमेशा डिवाइडेड बाय 5 करते हैं। 6 इक्वल हिस्सों में काटेंगे तो आप 180 इंटू 6-2 6-2 डिवाइडेड बाय 6। 7 इक्वल हिस्सों में तो 180 इंटू 7-2 डिवाइडेड बाय 7। तो जनरली कैसे बोले हम इसको? 180 इंटू n-2 डिवाइडेड बाय, ये जनरली कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे। क्या ख्याल है बच्चों? समझ आ रही मेरी बात के नहीं? सब बताएं। अलिशबा, अब इसी तरह एक और प्रॉपर्टी भी है। ये मैं वैसी प्रॉपर्टियां बोल रहा हूं, ये ऑब्जर्वेशन है सारी। अब मुझे बताएं, यहां पे अगर ये 60 डिग्री है, इसका बाहर वाला एंगल कितना होगा? ये वाला 60 तो उसका बाहर कितना होगा? ये 60 तो बाहर कितना होगा? 1। एक्सटीरियर भी तो सारे बराबर है ना। सारे एक्सटीरियर्स का सम किसके इक्वल होता है? अगर कोई एक हिस्सा निकालना हो डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय, क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी उसका भी सम पता है। कोई एक निकालना है तो सारे इक्वल ही है ना। अगर 3 है तो आप डिवाइड बाय 3 करें, 4 हैं तो डिवाइडेड बाय 4 करें। लेकिन यहां पे मैं प्रॉपर्टी नंबर क्या लिख देता हूं? प्रॉपर्टी नंबर अगेन ये किसके लिए? ओनली फॉर। लिख लें साथ, ओनली फॉर। क्यों रेगुलर के लिए? इसलिए ना, डिवाइड जब आप कर रहे हो ना इक्वल पार्ट्स निकालने के लिए, वो इसी वजह से कि सिर्फ रेगुलर में इक्वल एंगल्स होते हैं। सिर्फ रेगुलर में इक्वल एंगल्स होते हैं, अदरवाइज सारे क्या होंगे? इरेगुलर में तो इक्वल नहीं है। कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो अगर कोई इंटीरियर छोटा है तो उसके हिसाब से एक्सटीरियर भी कोई बड़ा ही निकलेगा। समझ आ रही बात के नहीं? अगर इंटीरियर एंगल छोटा होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर क्या होगा? क्योंकि वो 180 में से छोटा एंगल माइनस करेंगे तो बिग वैल्यू आएगी। ओनली फॉर रेगुलर शेप्स, तो वो आएगा ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, टोटल किसके इक्वल होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स? 360 के बराबर। तो एक किसके बराबर होगा? डिवाइडेड बाय जितनी साइड्स होंगी उसकी, जितनी साइड्स होंगी उसकी। जैसे यहां पे इंटीरियर कितना कितना निकल रहा है? 90 90 90 और 90 निकल रहा है ना। तो एक्सटीरियर्स कितने निकलेंगे इसके? बताओ। ये भी 90 है, सारे बराबर बराबर निकलेंगे।
ये, लेकिन ये सिर्फ रेगुलर के लिए बातें हैं। दीज टू प्रॉपर्टीज डिवाइड, जो चुके जब आप डिवाइड करते हैं ना, तो आप यूं समझ रहे हैं कि आप एक शेयर निकाल रहे हैं, उसका वन पार्ट निकाल रहे हैं। वन पार्ट सिर्फ तब निकलेगा व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल। रिजल्टेंटली ऑल इंटीरियर एंड ऑल एक्सटीरियर ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस वजह से आप उसका इक्वल इक्वल निकालने के लिए ना, ऐसे नहीं हम कहते हैं कि यार $1000 को हम ईदी देते हैं तो हम कहते हैं यार इक्वली बांट लो। अब देखते हैं कितने लोग थे, अब डिवाइड बाय उतना ही कर लेते हैं। 5 लोग थे, डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं। समझ आ रही सारों को कि नहीं? तो ये हमारी एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज हैं। इसके क्वेश्चंस मैं कल क्लास में करा लूंगा। मतलब